Welcome everyone in today's session. Today Mr. Damodar Sharma is going to present us or tell us about new education policy, salient features in new education policy 2020. So I request him to start this. Please sir. Thank you, Sam sir. Myself Damodar Sharma from Bicycle School. Today's my topic is New Education Policy 2020. First of all, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज 2020 में डॉक्टर कस्तूरीरंगन कमीशन के अकॉर्डिंग इसको इस ड्राफ्ट को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे पहले हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले 2020 के पहले और भी एजुकेशन पॉलिसी आए हैं। जो सबसे फर्स्ट 1968 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हम लोग जानते हैं जिसे कोठारी आयोग कमीशन के नाम से जानते हैं। बट इससे पहले हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आने से पहले हम कुछ एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्या होते हैं, कि हम पहले हम लोग समझेंगे एजुकेशन पॉलिसी है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बच्चों को कुछ इस तरह की शिक्षा गुणवत्ता प्रदान की जाती है और इसमें बच्चों का संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाता है। यह है हमारा एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिसी में बेस्ट से बेस्ट टाइप का पॉलिसी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे बच्चों का शिक्षा का स्तर बेहतर से बेहतर किया जा सके। इसके बाद जब हम लोग 1968 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी को देखें, जिसमें कोठारी आयोग ने अपना प्रस्तावना दिया और ड्राफ्ट में एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई, जिसको हम लोग फिर 1986 में बनाए 1986। इसके बाद पुनः इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, उसमें भी कुछ खामियां रही, जिसको आप लोग 1992 में संशोधन के बाद आज तक इसे पूरा इंटर कंट्री में हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट किया आज तक। जिसे पहले MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के नाम से जानते थे। आज 2019 में कस्तूरीरंगन कमीशन के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2020 के अकॉर्डिंग इसका मिनिस्ट्री का भी नाम चेंज कर दिया गया एजुकेशन पॉलिसी का। तो पहले MHRD के नाम से जानते थे, आज वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो 2020 का टारगेट है, जो हमारे देश का GDP है, उसका 6% हमें यूटिलाइज करना है एजुकेशन। पहले जो एजुकेशन पे सबसे इम्प्लीमेंट किया जाता था या खर्च या एक्सपेंस 2.9% किया जाता था GDP में। जो आज से हम लोग को टारगेट रखा गया कि हमें करना है 2030 तक का ये टारगेट है कि हमें 6% अपना GDP का इम्प्लीमेंट करना है शिक्षा में, खर्च करना है, एक्सपेंस करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आज जो 2019 में रिकमेंड किया गया, 2020 में इम्प्लीमेंट अभी फुल्ली नहीं किया गया इम्प्लीमेंट इसको, लेकिन ड्राफ्ट बन के रेडी है और अप्रॉक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2023 में। जिसमें पहले मॉडिफाइड वर्जन था इसका, पहले जो वर्जन था शिक्षा का 10+2, जिसे आज 5+3+3+4 में से मॉडिफाई किया गया, जिसमें से आपका मेन फोकस इस 2020 एजुकेशन पॉलिसी में है, या फीचर्स भी कर सकते हैं हम लोग। फीचर्स ये है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये टारगेट है कि स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। सेकंड इसमें है लैंग्वेज, थर्ड हायर एजुकेशन, फोर्थ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ फाइनेंस और सिक्स्थ इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग एक 1 by 1 समझेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें रिकमेंड किया गया, क्या करना चाहिए। सर स्लाइड
जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं, पिछले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था और आज का जो स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग, पहले जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 12 साल का था, 12 इयर्स, और आज ये 18 इयर्स का है। पहले राइट टू एजुकेशन जो था 6 to 8 एज ग्रुप, 6 to 14, बट आज जो इसे रिकमेंड करने के बाद 3 to 18 एज ग्रुप कर दिया गया राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के अकॉर्डिंग। स्लाइड में है आपका जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज का जो कैटेगरी है डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका 2 इयर्स जो रहेंगे फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चे 3 इयर्स एज ग्रुप तक या तो आंगनबाड़ी में पढ़े, नहीं तो प्री स्कूल या जहाँ भी बड़ा बैठे जो भी है वहां पढ़ सकते हैं। एज 3, जिसे हम लोग फाउंडेशन स्टेज के नाम से इसको रिकमेंड किया गया है, फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, जिसके क्योंकि हम लोग स्लाइड में ये एज जो हमें दिया गया है, इसका जो पैटर्न है स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4, 5 + 3 + 3 + 4, 5 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। 2 इयर्स में क्लास 1 एंड 2 एज ग्रुप 6 to 8, ये 5 इयर्स कंप्लीट हो गया आपका। अब जो आपका 3 इयर्स क्लास 3 to क्लास 5 एज ग्रुप हो गया आपका 18 to 11 एज ग्रुप में पढ़ेंगे इसमें बच्चे। और ये जो एज ग्रुप जो रखा गया कैटेगरी रखा गया फुल्ली बर्डन फ्री, बर्डन किसी भी तरह का बैग्स जो आज बर्डन है बच्चों के लिए वो इसमें नहीं है। बहुत ही लिमिटेड आपका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा सिलेबस का, करिकुलम का जो बनाया गया है 2020 के अकॉर्डिंग वही इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसके बाद आता है +3 क्लास 6 to 8 एज 11 to 40, यहाँ पे क्लास 6 to 8 के बच्चे रहेंगे इस ग्रुप में, क्लास 6 to क्लास 8। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं मिडिल, ये हो गया आपका प्रिपरेटिव। और लास्ट में आपका जो 4 है 5 + 3 + 3 + 4 सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 to 12 एज ग्रुप 14 to 18। 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अब क्लास 9 में जैसे ही बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में जंप करते हैं, अब उनको अपना चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आज भी बोर्ड होंगे, 10th का भी होंगे, 12th का भी होंगे, लेकिन उसमें क्या किया जाएगा, उसका जो बेस या वेटेज है वो कम जाएगा। एक तरह का बर्डन जो है बच्चों में वो नहीं रहेगा कि आप किसी सब्जेक्ट को देके एग्जाम दो और फिर क्वालिफाई करके अपना परसेंटेज ले लो। आज अपना चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेके अपना एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें किसी बच्चे को इसमें मैथमेटिक्स अच्छे नहीं लगते, उनको चॉइस ही नहीं, मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ना, उनका करियर किसी और सब्जेक्ट में, किसी को मान लीजिए कि फोटोग्राफी में इंटरेस्टिंग है तो वो क्लास 9 में अपना चूज करके मैथ को स्किप कर सकते हो। मैथ को स्किप करने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, इसके बाद उसी सब्जेक्ट का वो चूज करने के बाद वो अपना सारा उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे जो उनका चॉइस के अकॉर्डिंग हो, और उसी में उनका मार्कशीट भी बनेगा आफ्टर 10th। ये है आपका जो स्ट्रक्चर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका एज ग्रुप का स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4। राइट टू एजुकेशन पहले था आपका 6 to 14 एज ग्रुप, क्योंकि पहले क्या था 5 के बाद क्लास 1 में एडमिशन 6 एज ग्रुप, सॉरी 5 बट आज ये चेंज हो गया है। आज क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपका होना चाहिए 6, मिनिमम एज 6 होना चाहिए। स्ट्रीम का सिलेक्शन इसमें होंगे, जैसे बताया मैंने कि स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। क्लास 9 में वो एग्जाम दे रही है अपना 10th पास करके। अब पहले सिलेक्शन होता था क्या आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, 3 स्ट्रीम है हमारा। 10th के बाद 11th हम लोग आते हैं। 11th में क्या होता है कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स का एक स्ट्रीम हमको सिलेक्ट करना रहता है। तो पहले क्या था आर्ट्स के जो बड़े बच्चे हैं वो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस के जो रहेंगे वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स के जो रहेंगे वो कॉमर्स। बट इस न्यू एजुकेशन
पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसको भी इजी कर दिया गया है, फ्री एग्जिट फ्री एंट्री, और अपना चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट रख सकते हैं, आर्ट्स के भी कुछ रख सकते हैं। अब जैसे फ्री एंट्री, किसी भी तरह का बर्डन नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटेंसी में, वो ले लिए फिजिक्स कॉमर्स के साथ ही। बिजनेस स्टडी पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पसंद है मैथमेटिक्स, किसी को पसंद है बायोलॉजी, एज इट इज वो अपना सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। किसी तरह का बर्डन नहीं रहेगा कि साइंस का स्ट्रीम लिए है तो साइंस का ही सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, अपना मूव कर सकते हैं इसमें सब्जेक्ट। इजी एंट्री और इजी एग्जिट इसको हम लोग कर रहे हैं। नो हार्ड सेपरेशन, किसी भी तरह का सेपरेशन नहीं किया जाएगा। आप जो आपको चूज करना है किसी सब्जेक्ट से को क्वालिफाई करना है, नहीं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। असेसमेंट पैटर्न भी चेंज होगा आपका 2020 22 23 मींस असेसमेंट पैटर्न में पहले रिव्यू थे, पहले रिव्यू ओनली फॉर टीचर्स देते थे, बट आज पीयर ग्रुप को भी इसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा कि उनके साथ जो उनके पीयर ग्रुप है वो उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या मेंटालिटी रखते हैं, वो भी उनका एक ग्रेड बनेगा। पीयर ग्रुप उनके बारे में क्या सोचते हैं, किसी स्टूडेंट के बारे में, इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में, किसी भी क्लास में। इसके बाद हमारा जो टारगेट है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो पहले बहुत ही इसका परसेंटेज बहुत ही लो था, आज बड़े हैं, इसे हम लोग को और भी आगे बढ़ाना है, टारगेट अचीव करना है हमें 2035 तक। पहले प्री प्राइमरी में एडमिशन बहुत होते थे, बच्चे आते थे 100% इनरोलमेंट, बट जैसे ही प्री प्राइमरी को क्रॉस किए मिडिल स्टेज में आए, मिडिल से सेकेंडरी में आए, उसका इनरोलमेंट रेशियो फॉल में। इस फॉलिंग को हमको रिड्यूस करना है। इस फॉलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारा टारगेट क्या है, 2035 तक का टारगेट है कि हमें क्या अचीव करना है, 100% प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चे का एनरोलमेंट होंगे, 26.3% आपका हायर एजुकेशन में थे, वो आपका होंगे 50% 2035 तक का टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसके लिए बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट का। GER को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम लोग का जो प्रोग्राम है मिड डे मील स्कीम, पहले से 2001 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का फॉलिंग हो रहा था इसमें ब्रॉड एनरोलमेंट रेशियो में, बच्चे का एडमिशन होते थे कुछ दिन बाद ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट का केस मोस्ट ऑफ होते थे, तो ड्रॉप आउट का केस को हमको क्या करना है, इसमें बहुत ही रिड्यूस करना है। इसके लिए टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हम लोग 2035 तक 100% टारगेट अचीव करने का एक एम रखा गया है। इसके बाद आपका जो फीचर्स आते हैं लैंग्वेज, इस 2000 पॉलिसी 2000 एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है हमारा, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा आपका मदर टंग, क्योंकि हमारा कंट्री डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक, वहां के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे ऑब्वियसली मदर टंग में कंफर्टेबल होते हैं, तो मदर किसी भी तरह का बर्डन नहीं रहेगा कि आपको हिंदी ही एक लैंग्वेज चूज करना है या इंग्लिश ही करना है, या कोई भी अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मींस एक मदर टंग तो होना ही है इसमें कंपल्सरी। इंस्ट्रक्शन जो होंगे मदर टंग में होंगे। क्लास 5th टू क्लास 8 तक आपको मदर टंग में ही एजुकेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट चॉइस आपका रहेगा इसमें मदर टंग। 3 लैंग्वेज को चूज करना है हमें, मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज और 2 अदर लैंग्वेज में आपका और एक इंडियन होना चाहिए और एक फॉरेन का होना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु के स्टूडेंट को लेते हैं फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु के किसी भी स्कूल में एक जो बच्चे रहेंगे उसको अपना मदर टंग चूज करना है, इंस्ट्रक्शन उसी में दिया है, प्लस एक इंग्लिश रहेंगे और एक इंग्लिश नहीं रहेंगे, मतलब किसी भी फॉरेन लैंग्वेज कर सकते हैं, और एक अपना रहेंगे इंडियन एक अदर लैंग्वेज, चाहे कोई भी रह सकते हैं, हिंदी रह सकते हैं, कन्नड़ रह सकते हैं, मलयालम रह सकते हैं, वो रख सकते हैं आपने चूज किया अकॉर्डिंग।
क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि बच्चे जो हैं 2 to 8 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो सबसे स्पीड सबसे तेज लैंग्वेज को अपने एक्वायर कर सकते हैं। लैंग्वेज को एक्वायर करने में सबसे जो एज ग्रुप आपका सुटेबल होता है 2 to 8 एज ग्रुप। और इसमें और भी रिसर्च में पाया गया है कि जितने बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं मोर देन वन लैंग्वेज, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल अदर स्टूडेंट से अलग होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में उनको काउंटिंग किया जाता है। मल्टीलिंग्विज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट। वन लैंग्वेज से हमारा बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉलेज एडमिशन एंड एंट्रेंस एग्जाम। एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, पहले कॉलेज में एंट्रेंस के लिए किसी भी तरह का एक कॉमन एग्जाम नहीं हुआ करता। आज एक कॉमन एग्जाम होंगे थ्रू एनटीए, कॉमन एग्जाम होंगे थ्रू एनटीए, जिसे हम लोग सीईई रिकमेंड किया गया 2020 के अकॉर्डिंग, एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हायर एजुकेशन लेने के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। पहले ऑल इंडिविजुअल हायर एजुकेशन को रेगुलेट डिफरेंट बॉडी करते थे, जितना भी है आज, जितना भी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी अलग होती थी। इंजीनियरिंग जितने भी करते थे उसको एआईसीटी, यूजीसी सारी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करते थे। बट आज एक इसमें रिकमेंड किया गया ओनली वन रेगुलेटरी बॉडी होंगे जो सबको रेगुलेट करेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, जो कि हमारा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं HECI। पूरे हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको पूरा ही रेगुलेट कौन करेंगे, HECI रेगुलेट करेंगे। और उनका और एक टारगेट है हायर एजुकेशन सिस्टम में कि हमारा जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ओपन किया जाएगा। पर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट को पूरा मेंशन नहीं किया गया है 2020 के अकॉर्डिंग, बट नियर बाय डिस्ट्रिक्ट होंगे। इससे हायर एजुकेशन और भी इनहांस होगा। जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो मोस्ट ऑफ उनको नियर बाय यूनिवर्सिटी होंगे और वो अपना हायर एजुकेशन को वहां से इजीली ले सकते हैं। इसके बाद जो पहले हमारा था 4 ईयर का कोर्स, जैसे हम लोग पहले करते थे ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन में 3 इयर्स का, आज वो सिस्टम 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करते थे, मींस एडमिशन लेने से एंड तक में हमको पूरा ही करना पड़ता था। इसके बाद हमें किसी तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था कि आप एक ग्रेजुएट हो। बट आज ऐसा सिस्टम 2020 के अकॉर्डिंग नहीं रहा। 2020 के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन में 1 ईयर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर का भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, 3 इयर्स का भी मिलेंगे और 4 इयर्स का भी मिलेंगे। जैसे 1 ईयर, जैसे कोई एडमिशन लेते हैं बीए फॉर एग्जांपल, तो बीए उनको पहले क्या करना पड़ता है, 3 इयर्स को ड्यूरेशन को कंप्लीट करना होता है, इसके बाद ही उनका कंप्लीट होता है ग्रेजुएशन। बट आज इस एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है या इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे कि आपका 3 ईयर वेस्ट नहीं होगा अगर आप बीच में किसी और तरह से किसी भी प्रॉब्लम से ड्रॉप आउट करते हैं। तो जैसे 1 ईयर्स कंप्लीट हुआ मेरा, तो 1 ईयर्स का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिंपल है सर्टिफिकेट बीए 1 ईयर्स कोर्स। इसके बाद अगर कोई 2 इयर्स करते हैं, 2 इयर्स में एडवांस सर्टिफिकेट मिलेंगे, 3 इयर्स करते हैं बैचलर डिग्री मिल जाएंगे उनको, जैसे पहले अभी भी हम मिलते हैं बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस जो भी है। इसके बाद अगर कोई उनको ड्यूरेशन को 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च उनको कहा जाएगा, बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च, उस पेपर को उन सर्टिफिकेट को कहा जाएगा। इसमें मींस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इंप्लीमेंट किया गया है कि इसमें किसी भी तरह का आपका ईयर का जो लॉस नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले होता था कि अगर कोई बीच में ड्रॉप आउट कर दें तो उनका पूरा ईयर 3 इयर्स का ईयर लॉस ही होता है, बट इसमें आप नहीं रहेंगे। इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम में हमारा बीए, एमए, एमफिल, इसके बाद हम लोग पीएचडी करते थे हायर एजुकेशन सिस्टम में। बट आज जो है एमफिल को एक्सक्लूड कर दिया गया, आज एमफिल नहीं करने
नहीं करना पड़ेगा 2020 के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग एमफिल नहीं करते हैं फिर भी हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, बट इसके पहले कुछ क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। इसमें क्राइटेरिया क्या है? बीए हमारा 4 इयर्स का होगा, उसमें 1 इयर्स का एक डिग्री मिलेंगे एक्स्ट्रा जो आपको सपोर्ट करेंगे पीएचडी में एडमिशन के लिए। एमए करते हैं 2 इयर्स प्लस 1 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा 1 ईयर का, इसके बाद ही आपको मिलेंगे फिर पीएचडी में एडमिशन। मींस एमफिल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया, एमफिल नहीं करना है। पहले एक एमफिल होता था, पीएचडी में एंट्रेंस नहीं देना होता था पहले। एमफिल किए 2 इयर्स का ड्यूरेशन है वो, इसके बाद हम लोग किसमें एडमिशन ले लिए? पीएचडी। बट ये एमफिल को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्री हायर एजुकेशन। और प्लस सबसे इसमें इंपॉर्टेंट और एक आपका बेनिफिट या फीचर्स है, जितना भी हमारा एजुकेशन है 2020 के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा इसमें प्रमोट किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। जितना भी एजुकेशन सिस्टम आज होंगे टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग। प्लस टीचर का जो आज रिक्वायरमेंट होते हैं, आज टीचर रिक्वायरमेंट होते हैं। अब 2020 के अंडर में टीचर का रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है एनईपी का कि सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम। केंद्र में टीचर होना चाहिए, टीचर को बहुत मोस्ट प्रायोरिटीज में प्रीफर किया गया है। टीचर इज द फाउंडेशन रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि शिक्षक मोस्ट रिस्पेक्टेड और एसेंशियल मेंबर होना चाहिए हमारे समाज में, जो हमारे आने वाले समाज में समाज को सुदृढ़ बनाने में या एनहेंस करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, और हमारे बच्चों का भविष्य को बहुत बेहतर तरीके से बनाने का काम एक शिक्षक ही करते हैं। जिसमें आपका इसमें कंपलसरी है प्रिपरेटरी में, मिडिल में, फाउंडेशन में, तीनों में जो आपका स्टेज है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, 4 स्टेज, सॉरी 3rd स्टेज मिडिल। प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी में कंपलसरी नहीं है। आपका मिडिल तक जो है इसमें कंपलसरी होगा टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका फाउंडेशन में पहले अभी जो है आपका आंगनबाड़ी में टीचिंग करने के लिए किसी भी तरह का टेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट अब जो है टेट का रिक्वायरमेंट आपका फाउंडेशन स्टेज में भी होंगे। विदाउट टेट फाउंडेशन स्टेज के जितने भी बच्चे हैं हम उनको पढ़ा नहीं सकते, रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी गवर्नमेंट। और एक इसमें पॉइंट है लास्ट, इसमें जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले ही बताया, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का जो है 6% जीडीपी का हमने इसमें एक्सपेंस करना है, जो पहले 2.9% होती थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इसका देखा जाए प्रॉपर, अगर कंक्लूडिंग देखा जाए तो हम लोग का जो फोकस है मेन, स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा, लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस। फाइनेंस में है, फाइनेंस में स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का इसमें जॉइंट काम हो, मतलब ये फाइनेंस करते हैं, आज भी करते हैं, पहले आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। जो रेशियो है हमारा सेंट्रल और स्टेट का 60-40 रेशियो। इम्प्लीमेंटेशन जो होंगे, इसका जो टारगेट रखा गया है 2025 तक फुली इम्प्लीमेंटेशन करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और भी इसमें कुछ और इसमें रेक्टिफाई किया जाना है बाकी जो कर रहे हैं, और इसे फुली 2025 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ क्वारी है, कुछ डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी को कहीं से कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं। जहाँ तक
5 + 3 3 + 4 तो फिर से एक बार रिपीट प्रोसेस ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर है 5 + 3 + 3 + 4, जिसको 5 को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फंडामेंटल में। जो आपका एज ग्रुप एक मिनट, इससे पहले क्या पॉलिसी था और आपका पॉलिसी है, दोनों डिफरेंस क्या आ गया सर? दोनों में डिफरेंस ये है कि सरकारी सर कमीशन आयोग में क्या था और इसमें क्या है? कोठारी कमीशन आयोग में भी था कि फ्री बर्डन रहेंगे बच्चों का, इसमें भी वही है। अंतर इस डिफरेंस जो है इसमें सबसे बड़ी कि हम लोग फ्री एंट्री फ्री एग्जिट कोठारी कमीशन में नहीं दिया गया था। जो आज फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट हम लोग ले सकते हैं क्लास 9 के बाद। क्लास 9 में ऐसा कोई भी सब सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं जो हमें 10th में बोर्ड एग्जाम आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं बर्डन रहेगा मैथमेटिक्स किसी को नहीं आते हैं या अच्छे से उनको इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचि नहीं है, फिर भी मैथमेटिक्स से ही एग्जाम देंगे। अच्छा ठीक जी। कोठारी कमीशन में अगर ये था तो हमको याद है कि जिस वक्त कोठारी कमीशन चला करता था उस वक्त एक मार्क्स का किया गया था कि हर सब्जेक्ट में आपको इतना लाना है तब पास कीजिएगा वरना आपका रेट कम लग जाएगा। और ये बाद में हुआ फिर सब पढ़ो जैसे शिक्षा में भारत में लाया गया। शुरुआती बात तो हुआ क्या कि लिख पढ़ को होशियार समझ पड़े तो पढ़े विचार। फिर जब शिक्षा में आया को आया तब आया कि मुंडिया बेटिया पढ़ती जाए गाय बकरी चढ़ती जाए, हर मतलब शिक्षा पद्धति में बदलाव लाता गया। फिर आया कि फिर जब हुआ कि सब पढ़ो पेंसिल को बनाएगा बच्चा बैठाएगा सब पढ़ो। आखिर ये जो स्टेजेस जो परिवर्तन आए हैं, क्या ये नई शिक्षा की पहल थी या नई शिक्षा आज ये आगाज कर रहा था सरकार पहले से इंट्रोड्यूस करवा रहा था आपको, या फिर ये अचानक नहीं बदल कर दिया? नहीं सर, अचानक बदलने का नहीं, सिर्फ रिसर्च करके ही बदला गया है। ऐसा है क्योंकि पहले जो है सब पढ़े सब बढ़े, हाँ कोटेशन पहले तो वही चला था, सब पढ़े सब बढ़े। आज लिख पढ़ को होशियार समझ पड़े तो बड़े विचार पहले ही चला था। हाँ, सब पढ़े सब बढ़े में मोस्ट ऑफ जो प्रेफर दिया गया है इसमें गर्ल्स को। हाँ, क्योंकि हमारा जो सबसे गर्ल्स को जो प्रेफर दिया गया उस जगह दिया गया सर कि मुनिया बेटिया पढ़ती जाए गाय बकरी चढ़ती जाए। ये कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया, वो तो है। वो देखा गवर्नमेंट ने सर्वे करके देखा कि गर्ल्स की स्थिति सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर है तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल उसने किया था, इंप्रेशनल वर्ड था इसलिए उसने इस्तेमाल किया था। जी सर, इसीलिए जो सब पढ़े में उसके बाद आया सब पढ़ो सब शिक्षा अभियान दिया गया, कोई फेल नहीं होगा सब पास होगा, सब पास होंगे सर। हाँ, इसीलिए जो कोटेशन दिया गया सब पढ़े सब बढ़े में एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज को रखा गया। मोस्ट ऑफ पहले किसी तरह का कोटेशन नहीं था, गर्ल्स नीचे ही थे। आज क्या सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी में सब गर्ल्स को देख के फोकस किया गया है, चेंज किया गया है जो प्राइमरी स्टेज है। बट आज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन तक का भी चेंजेस है हमारे पास, सिर्फ प्राइमरी तक नहीं है। मींस फाउंडेशन से लेकर हमारा सेकेंडरी से हायर तक का चेंजेस करना है। इन दोनों में क्या अंतर है सर? किसमें? कोठारी कमीशन आयोग में जो न्यू पॉलिसी जो आया है उसमें क्या अंतर आएगा? अंतर इसमें ये है ना सर कि पहले का जो किसी भी तरह का एज ग्रुप में हम लोग स्ट्रक्चर नहीं था, हाँ, बड़े होता था बच्चे भी। बच्चे क्या करते थे पहले, कितना सारा बैग में कॉपी लेके आ गए, किताब लेके आ गए। क्लास 3 के बच्चे या क्लास 5 में पहले था क्लास 5 में मतलब सॉरी एज 5 क्लास 1 में एडमिशन डायरेक्ट, किसी भी तरह का उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता था। हाँ, वो डायरेक्ट। आज बच्चे एनवायरनमेंट लेते हैं पहले, देन आप एक स्कूल की एनवायरनमेंट है, बच्चे पहले एनवायरनमेंट में अपने आप को उसमें ढालेंगे, इसके बाद वो समझेंगे कि स्कूल के एजुकेशन का सिस्टम मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। बट पहले का तो डायरेक्ट क्लास सॉरी एज ग्रुप 5 आए एडमिशन, ये नहीं सिस्टम, ये सिस्टम को पूरा मतलब एबॉलिश कर दिया जा रहा है। अब क्या होते हैं बच्चे, अब क्या होंगे कि बच्चे पहले एनवायरनमेंट में अपने आप को डालेंगे। मेंटलिटी उसका पहले क्या था, डरते थे बच्चे स्कूल आने में, आज वो नहीं रहेंगे। हम लोग देख सकते हैं किडजी के बच्चे जो आते हैं कि बच्चे अब डरते नहीं है, फियरलेस है, एजुकेशन से वो डरते नहीं है। क्यों? उनको एनवायरनमेंट प्रॉपर दिया जाता है, उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ। हाँ, ये पूरा जो पद्धति लाया गवर्नमेंट ने कहना चाहा कि एजुकेशन आप बोझ ना समझें, इसको बोझ ना समझें और इसको एक एंजॉय तरीके से आपको एक गेम प्ले करके तरीके से आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन। और हाई कमीशन का तहरीर का मतलब था कि किसी भी तरह का बर्डन नहीं होना, बर्डन फ्री बच्चे होना चाहिए। बैगेजेस बहुत सारा नहीं, बुक बहुत सारा नहीं, एक प्रॉपर करिकुलम के साथ बच्चे आएंगे।
क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कि इतना सारा सब्जेक्ट एक बार में पढ़ना है, एक दिन में पढ़ना है, तो वो सिस्टम अब नहीं रहेंगे, एक स्टेज बाय स्टेज बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा आपको एक बात बताइए, ठीक है, पहले का जो प्रोसेस था कोठारी कमीशन आयोग का, जो नई पॉलिसी आई जा रही है, क्या सच में भारत की शिक्षा पद्धति मजबूत होगी या कमजोर होगी? ऑब्वियसली मजबूत होगी। अगर मजबूत होगी तो उसके क्या क्या पहलू हैं कि अब बच्चे यहाँ फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप, अब उनको लग रहा है कि किसी तरह का हम बर्डन नहीं है, 20 नंबर लाए 25 नंबर लाए, पास तो होना ही है, क्योंकि सरकार कहा है कि सब पढ़ो सब बढ़ो। अब क्या गुणवत्ता पुराने वाले रहेंगे या चले जाएंगे बच्चों के अंदर? नहीं सर, गुणवत्ता असेसमेंट का भी तो हमें पॉलिसी अपना रहे हैं। अच्छा, न्यू असेसमेंट पॉलिसी भी तो आएंगे इसके साथ। बच्चे का पहले असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर करते थे, बस आज से टीचर नहीं करेंगे, पीयर ग्रुप भी करेंगे। अब पीयर ग्रुप उनको तभी कर, वो उनको भी पता रहेगा कि हमको अच्छे ग्रेड मिलेंगे कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब हमारा क्लास में हमारी एक्टिविटी प्रॉपर होंगे। जो फियर, आज जो बच्चे बोले आप सर फ्री महसूस कर रहे हैं, डर नहीं किसी तरह का, तो चाहते तो हम लोग यही थे कि फियरलेस रहे एजुकेशन में, यही चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि बच्चे किसी भी तरह का बर्डन को जो है बर्डन फ्री प्लस फ्री माइंड जो स्ट्रेस था वो खत्म करना है। बच्चों के हिसाब से अगर एजुकेशन चले तो बच्चे 365 दिन में कभी भी चाहते हैं कि स्कूल चले, या बच्चे ये चाहते हैं इस उम्र में ये सोचते हैं कि कौन नियम बनाया पढ़ने लिखने वाला, पहले से खोजो तो बच्चे का सवाल में ये रहता है कि उस वक्त बच्चे बहुत बर्डन महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि विद्यालय का दरवाजा ना पड़े। अगर सिनेमा हॉल रोज चले तो बच्चे उस जोश के साथ जाएंगे, लेकिन अगर स्कूल महीना दिन बाद भी खुल रहा समर वेकेशन के बाद तो बच्चों में जोश और गर्माहट नहीं रहता है, वो कह रहा है कि काहे स्कूल खोल दिया। मतलब ये रहता है कि एक बोझ तले अभी भी उन लोगों को देखा जाता है, वो जोश को जुनून नहीं रहता है। सिनेमा वाला का 1 आध महीने बाद खुले से तो मन तो बहुत सारी भीड़ में लाइन लग जाएगी। विद्यालय अगर हमारा खुल जाता है तो शरीर जरूर आ जाता है, आत्मा नहीं आता है, तो फिर ये इससे कैसे इसको फ्री किया जा सकता है? नई पद्धति से हमको नहीं लग रहा है कि मतलब बच्चे इससे आजाद हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों में लग रहा है कि अब तो कोई बड़े भी नहीं रहा, अब तो फ्री इन्वायरमेंट है, सब पढ़ो सब पढ़ो, ये कितना मिलाता है। हम लोग को उस वक्त डर रहता था कि शायद डिग्री ना मिल पाए या फेल कर जाएंगे या फिर वो कॉम्पिटिशन नहीं ला पाएंगे। तो क्या भारत की ये जो स्थिति है कितना तक कारगर रहेगी बच्चों में कि भारत की एबिलिटी यही रही है? ये तो सर फुली एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा हमें। लेकिन हम लोग का जो इसमें पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एडवांटेज देखते हैं कि बच्चे में जो बर्डन थे वो बर्डन नहीं रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, खास करके छोटे बच्चे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट। छोटे बच्चों का तो ठीक है कि एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे 11, 14, 18 ये सब जो बच्चे ऊपर बढ़ेंगे तो इन लोगों के अंदर एक तरह का क्या सोच आएगा, किस तरह का इमेजेस क्रिएट होगा सर? क्योंकि बच्चे फ्री माहौल में जी रहे हैं, वहाँ किस तरह का कुछ प्रेशर नहीं है कि हाँ नया एजुकेशन पॉलिसी हमको क्या बनाएगा। तो इसलिए तो सर यहाँ पे रिकमेंड किया गया ना कि यहाँ पे बच्चे तो नेचर है, ह्यूमन नेचर। हाँ। बच्चे में थोड़ा बहुत तो शैतानी रहती है, चाहे कोई भी, हम लोग भी हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट का चूज जो आपका इंटरेस्ट देती है ना, यहीं पे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा। आप जो टारगेट ले रहे हैं इस एज ग्रुप का, लेकिन इस एज ग्रुप में क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को आप अपना अकॉर्डिंग चूज करके आप आगे जा सकते हो, बर्डन नहीं है। आपको मैथ ही पढ़ना है तो मैथ ही पढ़ना है, साइंस सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं किया गया, नहीं कंपलसरी नहीं, स्टडी के माध्यम से आप फ्री। अगर किसी बच्चे को फोटोग्राफी का शौक है तो उनको नहीं पढ़ना, आगे एजुकेशन नहीं लेना, सिंपल कोई भी सब्जेक्ट चूज किए, एग्जाम दिए, पास कर गए, फोटोग्राफी में पढ़ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा कंपलसरी था। शिक्षा पद्धति को इम्प्लीमेंट होने से आम लोगों की जो राय है, क्या लगता है कि ये भारत को बहुत ऊपर लेके जाएगा शिक्षा पद्धति, या फिर कोठारी कमीशन आयोग की जो शिक्षा पद्धति थी वो भारत को बहुत ऊपर लेके जा रही है? दोनों में क्या आपका इमेजेस क्या क्रिएट होता है? कोठारी कमीशन को सर दोबारा फिर हम लोग रिप्लेस के नारे रिप्लेसमेंट किए हैं सर, हम लोग कई बार शिक्षा विभाग ने इसमें रिप्लेसमेंट किया, कई सारे स्लोगन भी लेकर आए हैं, कई सारे हम लोग स्पीच भी दे गया, इसका बदलाव भी हमने देखा। लेकिन सवाल एक ही है सर कि क्या सच में शिक्षा पद्धति अगर इम्प्लीमेंट होती है, हम एक अमूमन तौर पर इमेजेस कर रहे हैं, क्या सच में पुराने की अपेक्षा नए वाले क्या इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसका पॉजिटिव क्या रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा सर? इसका पर एक बार हम लोग तो सर इसका एडवांटेज और इसका बेनिफिट लेके ही चलते हैं, क्योंकि ये जो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया कि बच्चे अब इंटरेस्टेड रहेंगे अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हायर एजुकेशन में भी जब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस फ्री एग्जिट फ्री एंट्री,
किसी भी तरह का बर्डन नहीं कि आपको आर्ट्स लेके पढ़ना था, आर्ट्स में ही सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत अच्छा। Okay, thank you. Thank you Damodar sir for such a beautiful session. और उम्मीद करते हैं कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्योंकि आने वाले समय में अब उसे 1 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो सभी स्कूलों में होना ही है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें किस तरह से आगे बच्चों को तैयार करना है और बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं। ओके, तो once again I thank Mr. Damodar Sharma for such a beautiful session. Thank you sir. Thank you. Thank you all of you.